हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और विवेकाधीन शक्तियों पर। विशेषाधिकार का मतलब क्या है? जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 दो बातें बताता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इस पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब ये होता है कि सभी के लिए विधि समान होगी, किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम संविधान के द्वारा ही देखते हैं कि आर्टिकल 14 के विरोध में कुछ लोगों को, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री इत्यादि, सांसद, विधायक इत्यादि को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। उन पर हम आर्टिकल 14 जब पढ़ रहे थे तो संक्षिप्त में डिस्कस भी किया था। यहाँ पर हम स्पेशली देखेंगे कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा क्या विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। उसके बाद हम विवेकाधीन शक्तियाँ यानी डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये पावर्स क्या होती हैं? इनमें राष्ट्रपति को, आपको पता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स की सलाह से ही काम करेगा। लेकिन कहीं कहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से भी काम कर सकता है, वहाँ पर मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो ऐसी जगहें जहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेता है, वो चीज़ें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कही जाती हैं। हालांकि संविधान में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है कि राष्ट्रपति के पास में ये विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति के विभिन्न पावर्स, विभिन्न उनके कार्य देखते हैं तो उसमें हमें बीच बीच में ये चीज़ें निकल के आती हैं कि हाँ, इस जगह पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से निर्णय लेने की क्षमता रखता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम एक जगह लेकर के आएंगे और उन्हीं को कहेंगे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो चलिए सबसे पहले एक खंड पे बात करते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति के हैं वही विशेषाधिकार राज्यपाल के ही हैं। तो इनको हम दोनों को साथ में ही एक ही साथ इसको हम पढ़ लेंगे। तो हेडिंग क्या हो जाएगी? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, दोनों आप लिख लीजिएगा क्योंकि कोई भी अंतर नहीं है। दोनों लोगों के लिए शक्तियाँ एक ही जैसी हैं, विशेषाधिकार एक ही जैसे हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विशेषाधिकार, स्पेशल पावर्स हैं ये, विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स हैं ये, जो आर्टिकल 14 के अपवाद स्वरूप हैं। आर्टिकल 14 में तो विधियों की समता की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को छूट मिली हुई है। अब ये विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के दिए गए हैं, ये आर्टिकल 361 में दिए गए हैं, आर्टिकल 361। और यहाँ पर चार बातें आपको समझनी है, चार विशेषाधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार क्या है? सबसे पहली चीज़ है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पदीय कार्यों के लिए, जो पद पर रहते हुए हर एक पद के कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी काम करेंगे उसके लिए वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 361 में पहला ये है कि इसको लिखेंगे आप पदीय कर्तव्य। पदीय कर्तव्य का मतलब है पद से जुड़े हुए कुछ कार्य होते हैं वो करने के लिए, पदीय कर्तव्य के पालन हेतु किए गए कार्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई भी कार्य करें जो उनके पद के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। सब कुछ लिखिएगा, लिखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। अगर मैं बोर्ड पे ना लिखूँ तो यही क्लास में आपको जल्दी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो फिर मायने उसके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज देना है जहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। और ये एक दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये अभ्यास से ही आएगा। तो उसके लिए कोई अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम आंसर राइटिंग को अलग बैठ करके अभ्यास करेंगे। आप लिखने की आदत हमेशा रखिए, चीज़ों को लिखिए, नोट्स बनाइए। पदीय कर्तव्यों के पालन हेतु किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, और हिंदी माध्यम के छात्र याद रखें
कि आप तकनीकी शब्दों को, जो प्रचलित हिंदी शब्द हैं, उनको लिखने की, बोलने की और हैबिट डालें। ज़्यादातर चीज़ों को आप अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, समझ में आ सकता है, लेकिन आप अगर सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत सा समय आपका यही सोचने में लग जाएगा कि इसको अब हम हिंदी में लिखें कैसे। हम ये नहीं कह रहे कि हर एक चीज़ की हिंदी बनाने बैठ जाइए आप, लेकिन जो चीज़ें हिंदी में हैं, जैसे कि अगर आपने इस चीज़ को ऐसे समझ लिया कि राष्ट्रपति के पोस्ट की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, अब पोस्ट की ड्यूटीज़ होती हैं ऐसे तो नहीं लिख दोगे ना एग्ज़ाम में, क्योंकि पोस्ट और ड्यूटीज़ ये कॉमन वर्ड्स हैं, इनकी हिंदियाँ हैं। हाँ, उन शब्दों के आप हिंदी बनाने के चक्कर में ना पड़िएगा जो कॉमन रूप से इंग्लिश में ही चलते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, इंटरनेट। इनकी हिंदी सोचने की ज़रूरत नहीं, इनको इंटरनेट इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में भी सीधे देवनागरी में इंटरनेट ही लिखेंगे। तो हर चीज़ की हिंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी में वाक्य बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से परीक्षा देंगे वो इसमें ज़रूर मात खा जाते हैं, क्योंकि वो अपने दैनिक जीवन में वो हिंदी वाक्यों का प्रयोग करना सीखते नहीं हैं और बाद में फिर वो एग्ज़ाम में उनको बहुत दिक्कत आती है, काफ़ी समय उनको लग जाता है हिंदी आंसर फ्रेम करने में। तो इसलिए जब भी आप नोट्स बनाएं, जब भी लिखें, जब भी वार्तालाप करें, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप प्रयास करें कि आपके वाक्य हिंदी माध्यम में होने चाहिए, जिससे क्या होता है वो चीज़ें आपके माइंड में उसी भाषा में प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं, हैबिट पड़ जाती है। तो उसको कोशिश करें वैसे कहने की। जैसे पदीय कर्तव्य के पालन हेतु किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। आप कोर्ट शब्द के बजाय न्यायालय कहने का अभ्यास डालें, न्यायाधीश कहने का अभ्यास डालें, क्योंकि आपको उसी माध्यम में लिखना है। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आपके दिमाग में वो शब्द आएंगे, और अगर शब्द कम पड़ जाएंगे ना तो फिर बार बार चीज़ों का दोहराव होने लगता है। तो इसीलिए आपका वोकैबुलरी यानी शब्दकोश भी जो है वो बढ़िया होना चाहिए माध्यम के लिए। और जैसे कि इंग्लिश मीडियम के छात्र जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें पढ़ते हैं, इंग्लिश में डिबेट करते हैं, इंग्लिश के लेक्चर देखते हैं, इंग्लिश में वो लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, वो तैयार रहता है। इसीलिए वो जब आंसर फ्रेम करते हैं तो उसमें विविधता दिखाई पड़ती है। लेकिन हिंदी माध्यम के छात्र वो इंग्लिश हिंदी मिक्स चीज़ों को तैयार करते हैं, तैयार करना चाहिए, इंग्लिश से ही मिक्स चीज़ें तैयार करना चाहिए, लेकिन आपको सोच के रखना चाहिए कि ये हिंदी में कैसे इसको हम लिखेंगे। तो उस चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर आप, तो वो शब्द अचानक से आपके दिमाग में नहीं आएंगे, फिर शब्द कम पड़ जाएंगे आपके पास। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी दंडादेश नहीं जारी किया जा सकता है, यानी दांडिक कार्रवाई जिसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी नहीं चालू की जा सकती है, और ना ही पहले से अगर कोई चल रही है तो उसको चालू रखा जा सकता है। यानी कि नया कोई क्रिमिनल केस उनके ऊपर चालू नहीं किया जा सकता है, प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, और यदि पहले से कोई उनके ऊपर कोई ऐसा मामला है तो वो भी बंद कर दिया जाएगा, चालू नहीं रखा जाएगा। तो एक चीज़ ये है कि पदावधि के दौरान उन पर मतलब दोनों लोगों की बात हम कर रहे हैं, पदावधि के दौरान उन पर कोई भी दांडिक का मतलब है क्रिमिनल, दांडिक कार्यवाही, इसको इंग्लिश में भी लिख लें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना तो चालू रखी जाएगी। देखिए दोनों बातें आपको लिखनी है, ना तो चालू रहेगी ना ही प्रारंभ की जाएगी, यानी दोनों बातें आपको जानना है कि प्रारंभ की जाएगी। अगर पहले से कोई है तो उसे चालू भी नहीं रखेंगे और नया प्रारंभ भी नहीं करेंगे। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है, जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तब तक कोई भी न्यायालय उनको गिरफ्तार करने का और उनको कारावास में डालने का आदेश नहीं दे सकता है। यानी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय से, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट और लोअर तो है ही नहीं, पदावधि के दौरान किसी भी
गिरफ्तारी या कारावास का आदेश नहीं, गिरफ्तारी और कारावास उनकी नहीं की जा सकती है। मान लेते हैं किसी पे पहले से कोई पेंडिंग केस है तो उसके लिए कोई गिरफ्तारी का आदेश नहीं जारी किया जा सकता है जब वो राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर व्यक्ति आ जाएंगे। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी और लास्ट चीज़ क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात की गई है। दांडिक कार्रवाई तो की ही नहीं जा सकती है, कोई भी क्रिमिनल केस उनके ऊपर किया नहीं जा सकता है। एक दूसरे प्रकार का केस होता है सिविल मामले का, तो वो किया जा सकता है, लेकिन 2 महीने की नोटिस के दौरान 2 महीने की नोटिस दी जाएगी पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल को, और अगर 2 महीने की नोटिस पूरी हो जाती है उसके बाद जो है सिविल केस किया जा सकता है। वो भी तब जब जो है वो व्यक्तिगत हैसियत के द्वारा किया गया हो। पद पर रहते हुए पद के कर्तव्य पालन हेतु कोई कार्य किया जाएगा उसके लिए नहीं, बल्कि वो अगर व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा केस बनता है जो उन्होंने अपनी पर्सनल जो है कैपेबिलिटी यानी व्यक्तिक योग्यता के आधार पर किया हो, सामर्थ्य के आधार पर किया हो, तब उनके ऊपर सिविल केस किया जा सकता है 2 महीने की नोटिस के बाद में। तो इसको कैसे लिखेंगे वर्डिंग्स, देखिए पद ग्रहण से पूर्व यानी कि पद पर जब नहीं थे उसके पहले अगर उन्होंने किया है, या पद ग्रहण के बाद दोनों ही कंडीशंस में उनके व्यक्तिगत सामर्थ्य लिखिए, व्यक्तिक सामर्थ्य का मतलब है पर्सनल कैपेबिलिटी, इंग्लिश में लिखें पर्सनल कैपेबिलिटी। पर्सनल कैपेबिलिटी से अगर कोई कार्य किया जाता है पद ग्रहण से पूर्व या पद ग्रहण के बाद, उनके व्यक्तिक सामर्थ्य से किए गए कार्य के लिए सिविल, अब देखिए यहाँ पे दांडिक कार्रवाई की क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात नहीं की जा रही है, सिविल प्रोसीडिंग्स की बात की जा रही है। सिविल कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती, जब तक 2 माह पूर्व नोटिस न दिया गया हो। सिविल मुकदमा शुरू किया जा सकता है लेकिन 2 माह की पूर्व नोटिस पर, और वो भी किस मामले में, अगर उन्होंने अपने व्यक्तिक सामर्थ्य से यानी पर्सनल कैपेबिलिटी से कोई काम किया है तब। तो ये 4 प्रकार की उन्मुक्तियाँ मिली हैं। तो यही है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, जो राज्यपाल के भी विशेषाधिकार हैं। और यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि ये एक प्रकार से आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, यानी अपवाद स्वरूप है। उल्लंघन नहीं कहेंगे क्योंकि संविधान में ही ये दिया गया है, इसलिए आप कहेंगे आर्टिकल 14 का अपवाद है। अब हम बात करें विवेकाधीन शक्तियाँ क्या हैं। तो विवेकाधीन शक्तियों का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले। संविधान में आर्टिकल 74 जो है वो एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 74 को आप डिटेल में पढ़ भी चुके हैं पीछे। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान यानी मुखिया होगा प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिपरिषद मिला के मंत्रिपरिषद कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका काम क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी कर दी गई 42वें संविधान संशोधन 1976 में कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में थोड़ी सी छूट दी गई और कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को मानने से इनकार कर सकता है, वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा अगर उसी सलाह को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के ही मंत्रिपरिषद पुनः राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो फिर राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य है, उसको मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक बार राष्ट्रपति के पास में
अपने विवेक से निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पर आ गई कि वो एक बार चाहे तो सलाह को माने, चाहे तो ना माने, एक बार उसे स्वयं से निर्णय करने का मौका मिला। तो ऐसी शक्ति जहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के माने अपने आप निर्णय ले सकता हो, उसी को जो है विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या संविधान में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन किया गया है? नहीं किया गया है। किसी आर्टिकल में ये नहीं कहा गया कि ये फला फला राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, यहाँ पर अपने आप निर्णय ले ले। ये सब शक्तियों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कहीं कहीं पर राष्ट्रपति को ऐसी छूटें मिल जाती हैं। तो उन्हीं को आपको एक जगह इकट्ठा करके लिखना है, वही जो है विवेकाधीन शक्तियाँ हो जाएंगी। तो देखिए विवेकाधीन शक्तियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे निकल के आती हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को 74 को जो है वो देखें, इसमें क्या बात है। पहली बात इसमें क्या कही गई है, इसको समझना ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद, क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है वो होगा प्रधानमंत्री। तो ये आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है। 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि सलाह बाध्यकारी होगी। सलाह बाध्यकारी, ये कौन सा संशोधन है? 42वां संशोधन है ये संविधान में। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही शक्ति हो गई। यहाँ पर राष्ट्रपति को अपने विवेक से निर्णय लेने की बिल्कुल खात्मा ही कर दिया गया और कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति को सलाह बाध्यकारी कर दिया गया, यानी वो इनकार कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे में कोई विवेक रह ही नहीं गया। तो फिर 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति एक बार, देखिए सिर्फ एक बार की बात की गई है, इसको डबल अंडरलाइन कर लें। राष्ट्रपति एक बार सलाह वापस कर सकता है, यानी इनकार कर सकता है, वापस कर सकता है। तो अगर सलाह वापस गई मंत्रिपरिषद के पास में, उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार किया, संशोधन किया या नहीं किया, जैसे भी राष्ट्रपति के पास फिर से वही सलाह वापस भेज दी जो है संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, तब क्या होगा, तो सलाह वापस कर सकता है। अब यहीं पर आ जाएगा कि यदि सलाह, यदि वही सलाह पुनः राष्ट्रपति के पास आती है, राष्ट्रपति के पास आती है, अब यहीं पे ब्रैकेट में लिख लें संशोधन के साथ, कुछ उसमें संशोधन के साथ जो राष्ट्रपति ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, या बिना संशोधन, बिना संशोधन, तब वह बाध्यकारी है, बाध्यकारी है। अब ये हमने आपको इतना कहानी क्यों बताया, आर्टिकल 74 की ये कहानी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक विवेकाधीन शक्ति निकल के आई राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की एक शक्ति यहाँ पर निकल आई, राष्ट्रपति एक बार सलाह को वापस कर सकता है। अब वापस करने की बात में मंत्रिमंडल की सलाह का महत्व नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल खुद नहीं कहेगा कि आप हमारी सलाह को वापस कर दीजिए। मंत्रिमंडल ने तो सलाह दी थी मानने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेगा कि ये सलाह मुझे माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, और इसमें क्या क्या चीज़ों पर मुझे आपत्ति है, तो वो एक पत्र लगा के, नोटिस लगा के उसे वापस कर सकता है। तो ये उसका एक विवेकाधीन शक्ति हो गई। तो यहीं से एक शक्ति निकल के आई। तो यहाँ राष्ट्रपति अपने विवेक से एक बार सलाह को वापस कर सकता है। तो एक पावर हमने यहाँ आर्टिकल 74 से ही निकाल दी, जहाँ पे ये विवेकाधीन शक्ति है। अब इसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है जब विधेयक राष्ट्रपति के पास में साइन होने के लिए जाता है, तो
जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल की सलाह वहाँ पर क्या है कि साइन कीजिए सर इस पे, यही तो सलाह है उसकी। विधेयक वहाँ पारित होकर पहुँचा है तो राष्ट्रपति अपने इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग वहाँ पर कर सकता है। वो एक बार, देखिए सलाह बाध्यकारी अब नहीं है, एक बार सलाह वापस की जा सकती है, तो चाहे वो अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करे और सलाह को संशोधन के लिए वापस कर दे। अब अगर दोबारा वही विधेयक पारित होकर के आ जाएगा तो फिर उस पर सलाह पे दस्तखत यानी उस पर करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है इसे, यानी एक बार वापस करना निलंबनकारी वीटो है। निलंबनकारी वीटो का तात्पर्य यह है, पीछे हम इसको डिटेल भी समझा चुके हैं, कि इस प्रकार का वीटो जो होता है वो सदन में साधारण बहुमत से काटा जा सकता है। तो जब राष्ट्रपति विधेयक को वापस कर देता है तो वो सदन उसको साधारण बहुमत से फिर पारित कर देते हैं। इसका मतलब है राष्ट्रपति का ऑब्जेक्शन ख़त्म कर देते हैं और फिर राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करने के लिए बाध्य है, ऑब्जेक्शन ख़त्म हो गया उसका। तो निलंबनकारी वीटो यहीं से जन्म लेता है आर्टिकल 74 में, और उसको साधारण बहुमत से संसद काट देती है और फिर उसे दस्तखत करने पड़ते हैं। तो एक विवेकाधीन शक्ति ये हो गई। अब दूसरी पावर क्या है? अब एक विवेकाधिकार और राष्ट्रपति का निकल के आता है पॉकेट वीटो के रूप में। वो क्या है कि राष्ट्रपति को ये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि वो कितने दिन में विधेयक पे हस्ताक्षर करे, ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अब राष्ट्रपति अपने विवेक से काम ले सकता है। यदि वो किसी विधेयक को हस्ताक्षर नहीं करना चाहता है, अपने विवेक से निर्णय वो लेता है, तो वो विधेयक को रोके रख सकता है। इनकार तो नहीं करेगा, सलाह अगर इनकार कर देगा, वापस कर देगा, तो फिर क्या होगा? निलंबनकारी वीटो हो जाएगा और फिर उसे दोनों सदन पारित करके अगर फिर से भेज देंगे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है कि अगर मैं वापस करूँगा तो एक बार वापस कर दूंगा और ये अगर फिर से पारित होके आ गया तो मुझे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। और राष्ट्रपति यहाँ पर अपने विवेक से ये सोचता है कि यदि मुझे इसे नहीं ही दस्तखत करना है तो फिर वापस नहीं करता है वो, क्योंकि राष्ट्रपति को कितने दिन में हस्ताक्षर करना है इसके लिए बाध्य नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद ये तो सलाह देगी कि इस पे हस्ताक्षर करना है आपको, ये विधेयक है, लेकिन अब राष्ट्रपति इनकार तो नहीं कर रहा है, सलाह आपकी मानेगा, लेकिन वो ना तो वापस किया उसने और ना ही हस्ताक्षर किया। समय सीमा कोई बाउंडेशन है नहीं कि राष्ट्रपति कितने दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर करे। हालांकि जो संविधान संशोधन के विधेयक होते हैं या धन विधेयक होते हैं वो तो जो है राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करने के लिए बाध्य है, वो तो करेगा ही, लेकिन जो सामान्य और विधेयक होते हैं उनको वो रोके रख सकता है और इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति की एक विवेकाधीन शक्ति निकल करके आती है। तो इसको भी आप लिखेंगे, एक शक्ति वो हो गई वापस करने की। दूसरी ये लिखें कि संविधान में विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए, विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए समय सीमा निश्चित नहीं है। समय सीमा निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। अतः यदि राष्ट्रपति चाहे, यानी अब वहाँ पे इसके विवेक से काम हो रहा है, मंत्रिपरिषद की सलाह हो या ना हो, मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर भी यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह विधेयक को रोके रख सकता है, रोके रख सकता है, यानी कि ना तो वापस करेगा ना तो हस्ताक्षर करेगा। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को हमने बताया था आपको, पॉकेट वीटो कहते हैं। तो यहाँ भी जो है एक विवेकाधीन शक्ति निकल करके आई, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति अपने मर्जी से ये काम कर सकता है। अब अगली विवेकाधीन शक्ति जो है वो निकल के आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड। आपको पता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, और संसदीय शासन प्रणाली में एक प्रमुख फीचर होता है कि यहाँ पर कई दल होते हैं, बहुदलीय व्यवस्था होती है, और उन दलों में जो एक बहुमत वाला दल होता है जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उसका नेता जो होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है वो निर्वाचित पद नहीं है बल्कि नियुक्ति का पद है। उसकी नियुक्ति की जाती है,
वो चुन करके आता है सांसद के रूप में, सांसद के रूप में निर्वाचित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वो नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से सभी मंत्रियों के पद भी जो है वो नियुक्त के पद होते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो किसको करता है? देखिए, जो बहुमत दल का नेता होता है, हम विवेकाधीन शक्ति पे बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को बहुमत मिले ही ना, तो ऐसे में राष्ट्रपति को एक विवेकाधीन शक्ति मिल जाती है कि वो जिस पार्टी को चाहे, जिसको वो समझे कि हाँ ये बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, ये दल आगे है, ज़्यादा जीत के आया है, या जिस पर भी उसे विश्वास हो, राष्ट्रपति पद पे जो भी व्यक्ति बैठा है, तो वह उस दल को जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए बुला सकता है, सरकार बनाने के लिए बुला सकता है। तो ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर किसी मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो ये लिखेंगे आप इस तरह से कि यदि लोकसभा के चुनाव में, यदि लोकसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी दल को सरकार के गठन के लिए, सरकार गठन हेतु आमंत्रित कर सकता है। निमंत्रित मत लिखिएगा, आमंत्रित करता है। आमंत्रित करना और निमंत्रित करना में क्या अंतर होता है? आमंत्रित करना का मतलब होता है बुलाना किसी को, और जैसे कि मंच पे लोग कहते हैं ना कि मैं अब राज्यपाल महोदय को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ, या XYZ पर्सन को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित करने का मतलब होता है कि बुलाना, किसी को बुलाना। तो सरकार के गठन हेतु किसी दल को वो आमंत्रित करता है। और एक शब्द चलता है निमंत्रित करना, तो निमंत्रित करने का अर्थ भी होता है बुलाना, लेकिन यहाँ पर आ जाता है खाने पीने संबंधी बात, यानी कि निमंत्रण का मतलब होता है भोजन हेतु बुलाना। भोजन, लोग कहते हैं ना कि आपको, अगर आपको कोई फ़ोन करके कहता है कि आपका हमारे घर पे कल आप निमंत्रित हैं, इसका मतलब है भोजन की व्यवस्था है, आप आइए भी और भोजन भी करिए। अगर यदि वो कहता है कि कल हमारे घर पे एक मीटिंग है और आप मीटिंग में आमंत्रित हैं, तो आमंत्रित में भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ बुलाया गया होता है। लेकिन व्यवहार में दोनों एक जैसा ही चलते हैं। तो ये लोकसभा चुनाव में किसी दल को यदि बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी दल को जो है सरकार गठन है तो आमंत्रित कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की क्या हुई? विवेकाधीन शक्ति हुई, क्योंकि यहाँ पर वो अपने विवेक से जिस दल को चाहे, जिसकी ज़्यादा सीटें आई हों, बहुमत भले ना हो, उसको बुला सकता है, या किसी उससे थोड़ा छोटे दल पे अगर उसे भरोसा है कि ये बहुमत कर ले जाएंगे तो उन्हें भी वो बुला सकता है। राष्ट्रपति का अपना विवेक है। तो ये है। अगली शक्ति देखिए, यदि ये तो लोकसभा का नया नया इलेक्शन हुआ तब की कंडीशन है। अगर लोकसभा चल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो बहुमत में जो दल है उसका ही नेता प्रधानमंत्री था और वो अपना नया नेता ना चुन पाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो किसी एक व्यक्ति पर सहमत न हो पाए कि कौन अब हमारा नेता है बहुमत दल का, तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री के रूप में। यानी कि आप लिखेंगे अचानक पीएम की मृत्यु अगर हो जाए, मृत्यु होने पर, अब देखिए मृत्यु हो जाएगी तो बहुमत दल जो होगा वो अपना नया नेता चुनेगा। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर पाए, अचानक पीएम की मृत्यु होने पर यदि दल अपना नया नेता नहीं चुन पाए, अपना नया नेता ना चुन पाए, हो सकता है कंपटीशन में मैं बनूंगा तुम बनोगे ऐसे करके वो चुन ही ना पाए, तो राष्ट्रपति जो है स्वयं विवेक से काम कर सकता है। तो राष्ट्रपति विवेक से पीएम की नियुक्ति कर सकता है, पीएम की नियुक्ति कर सकता है। तो ये भी उसका एक पावर है, विवेकाधीन शक्ति है। और क्या है विवेकाधीन? लोकसभा जो हमारे यहाँ होती है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और जब 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो लोकसभा अपने आप भंग हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है या विघटित हो जाती है, कोई भी शब्द आप प्रयोग करें तो अपने आप भंग होगी तो 5 वर्ष पूरा करने पर ही होगी।
अब 5 वर्ष से पहले कब भंग हो सकती है, तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो मंत्रिपरिषद जो कि विश्वास में हो, ऐसी मंत्रिपरिषद जिसको विश्वास हासिल है लोकसभा में, वो राष्ट्रपति को सलाह दे दे कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। या फिर बीच में भंग होने का एक कारण ये हो सकता है कि यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है, मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सबके सब इस्तीफा दें, तो ऐसे में क्या होगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लेकिन लोकसभा नहीं भंग हुई है, लोकसभा नहीं भंग हुई है क्योंकि कार्यकाल अभी बाकी है। तो ऐसे में लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। वो चाहे तो किसी अन्य दल को जिस पे उसे भरोसा हो कि ये अब आके सरकार बना सकते हैं, अपना बहुमत साबित कर सकते हैं, विश्वास हासिल कर सकते हैं, तो वो उनको बुला सकते हैं। या फिर वो क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग से परामर्श करके कि अब हम लोकसभा को भंग कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी करें, उनको सूचित करेंगे, चुनाव आयोग को सूचित कर देंगे कि लोकसभा को हम भंग कर रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा को भंग करने का जो निर्णय है वो राष्ट्रपति अपने विवेक से लेते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो पहले ही भंग हो गई, उसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति पे। हालांकि ऐसे में अगर वो मंत्रिपरिषद इस्तीफा ना दे, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, वो इस्तीफा ना दें और उसके पहले ही राष्ट्रपति को सलाह दे दें कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, ऐसी सलाह वो क्यों देंगे, ताकि फिर से चुनाव हो जाए, क्योंकि उनकी सरकार गिर गई है, मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है मंत्रिपरिषद के खिलाफ, तो अब उनकी सरकार तो गिर गई है, तो वो चाहेंगे क्यों ना नया इलेक्शन हो जाए, अभी 3 साल कार्यकाल बाकी है, कहीं दूसरा कोई दल सरकार ना बना ले। तो ऐसे में वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसा करो राष्ट्रपति महोदय, आप लोकसभा को ही भंग कर दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए, और जब लोकसभा भंग हो जाती है तो नए इलेक्शन होते हैं, तो उनको लगता है हम फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, क्योंकि उस मंत्रिपरिषद का विश्वास खो चुका है। अगर उसका विश्वास हासिल होता उसे तो ये सलाह मानते। तो ऐसे में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करें या ना करें वो उनकी मर्जी पर है। वो किसी अन्य दल को पहले बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए। अगर अन्य दल भी सरकार नहीं बना पाता है, किसी भी प्रकार से सरकार नहीं बन पाती है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करने की घोषणा कर देते हैं। वो उनका अपना स्वयं का निर्णय है और चुनाव आयोग को सूचित कर देते हैं कि आप नया इलेक्शन करवाइए तुरंत। तब तक के लिए वो उसी सरकार को जो है कार्य करते रहने के लिए कह सकते हैं, सामान्य कार्य वो करती रहेगी तब तक जब तक नई लोकसभा आ नहीं जाती है। तो इस तरह से एक केयर टेकर गवर्नमेंट चलती रहती है जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। क्योंकि और जब नॉर्मली अपने आप जो सदन होता है लोकसभा अपने आप जब भंग होती है 5 साल पे जा कर के, तब तो वो गवर्नमेंट जो होती है वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह ही काम करती ही रहती है जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती है। तो अचानक से पीएम की मृत्यु होने पर हो सकता है। अब हमने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देगी। मंत्रिपरिषद जो होगी ये क्या दे देंगे, ये इस्तीफा देंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति किसी अन्य दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकता है और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोनों पावर हैं उसके। लोकसभा को अगर सरकार बनने की स्थिति नहीं हो पा रही है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये इसके पावर्स हैं विवेकाधीन कि वो भंग करना चाहे तो भंग भी कर सकता है। तब जब भंग कर देगा तो नए इलेक्शन होंगे और अगर वो अन्य दल आकर के अपना सरकार बना ले जाते हैं तो फिर जब तक कार्यकाल बचा हुआ है 2 साल 3 साल जो भी बचा हुआ है वो पूरा करेंगे ही, नई मंत्रिपरिषद बन जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। और क्या हैं जो हम आपको पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं
कि यदि लोकसभा में कोई सदन में, किसी भी संसद के सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है, और राष्ट्रपति उस पर चाहे तो एक संदेश दे सकते हैं किसी भी सदन को कि आप इस लंबित विधेयक पर विचार करिए। तो ये पावर विवेकाधीन है। राष्ट्रपति जो है वो अपने विवेक से ही, क्योंकि ऐसा मंत्रिपरिषद सलाह दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खुद राष्ट्रपति को सलाह दे कि आप संदेश भेजिए और हम इस पे विचार करें। तो अगर विचार करना ही है तो खुद ही कर लेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्यों कहेंगे। तो राष्ट्रपति अपने आप स्वयं से ये सलाह जो है भेज सकता है, एक संदेश भेज सकता है लोकसभा में भी, राज्यसभा में, कि आप लंबित विधेयक पे विचार करें। तो ये भी जो है एक विवेकाधीन शक्ति है। इसको भी हम पीछे बता चुके हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति के पास में पावर है कि वो सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में किसी लंबित पड़े विधेयक पर विचार करनी है तो संदेश भेज सकता है। और आर्टिकल हमने आपको एक बताया था कि जिसमें राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि वो प्रधानमंत्री से कामकाज की जानकारी ले सकता है, और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि जो भी राष्ट्रपति जानकारी ले, शासन प्रशासन विधि बनाने संबंधी कोई भी जानकारी राष्ट्रपति मांगता है तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाए। तो ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि मंत्रिपरिषद स्वयं ये नहीं सलाह देगी कि आप मुझसे काम की जानकारी मांगो। ऐसा क्यों कहेगी वो कि आप मुझसे काम की जानकारी मांगो? वो खुद राष्ट्रपति अपने आप से जब भी चाहे तो वो काम की जानकारी जो है प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। तो वो भी जो है एक विवेकाधीन शक्ति है। तो इस प्रकार से क्या निर्णय निकला? आपको मेंस में क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर की मुहर है? क्या वो एक कठपुतली राष्ट्रपति है? ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास में आपको इन विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन करते हुए बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर भले ही सलाह को बाध्यकारी बनाया गया है, और कभी कभी ऐसा लग भी सकता है आपको कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो बिल्कुल नाम मात्र का है, इस पद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब सारा कार्य मंत्री और प्रधानमंत्री मिलके ही करते हैं तो राष्ट्रपति का यहाँ पे कोई काम ही नज़र नहीं आ रहा है। जब जो भी जहाँ पे दस्तखत जैसा करना होता है, जो भी प्रधानमंत्री बताते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति को करना ही पड़ता है, तो फिर राष्ट्रपति पद का मतलब ही क्या है? तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पास में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जहाँ पर उसे बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के भी निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। इसीलिए आप ये नहीं, भले ही आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में शक्तियाँ सीमित हैं, लेकिन वो रबड़ की मुहर नहीं है, वो एक कठपुतली राष्ट्रपति नहीं है। ब्रिटेन के सम्राट की तुलना में अगर देखें तो भारत के राष्ट्रपति के पास में शक्तियाँ ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, और मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।